हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से एक बार अपने न्यू यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरे जो नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ 30 क्वेश्चंस की कोई PDF है वो आपके सामने ला रहे हैं कि जो आपके लिए रिट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगी, बेहद आपको सपोर्ट करेगी और रिट में आने वाले हर एक क्वेश्चन का पैटर्न आपके सामने उपलब्ध होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ब्लूप्रिंट को कहते हैं, ब्लूप्रिंट यानी नीला जो प्रपत्र होता है, जो नीला पत्र होता है उसको कहते हैं। तो ब्लूप्रिंट सबसे पहले किस काम में आता है? तो ब्लूप्रिंट को प्रश्न पत्र भी कहते हैं, और ये प्रश्न पत्र के निर्माण में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, बालकों के शुद्ध शब्द लेखन के विकास में उपयोगी विधि है। बालकों के शुद्ध शब्दों के लेखन के विकास में जो उपयोगी विधि है वह कौन सी? अनुकरण विधि? जी नहीं, क्योंकि अनुकरण विधि से तो अपन किसी देख के और फिर लिखते हैं। ध्वन्यात्मक विधि ये भी नहीं होगी, इसमें अपना राइट आंसर होगा श्रुति लेखन विधि। श्रुति लेखन विधि बालकों के शुद्ध लेखन के विकास में बेहद जरूरी है, शुद्ध लेखन विकास में बेहद जरूरी है। तो अपना राइट आंसर होगा श्रुति लेखन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, विश्लेषण विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण यानी एक साथ जोड़कर देखना, इस विधि को कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि में पहले क्वेश्चन देखा जाता है, उसके बाद आंसर दिया जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि को विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है, भाषा का अर्थबोध विधि किससे संबंधित है? यानी भाषा में जो अर्थबोध होता है, यानी अपने को जो अर्थ मिलता है या फिर अपन अर्थ ग्रहण करते हैं, वो किससे संबंधित होता है? तो ये गद्य में भी होता है और पद्य में भी होता है। गद्य पद्य दोनों में भाषा का अर्थबोध होता है, दोनों से अपने को अर्थ की जानकारी मिलती है। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना 3, उपयुक्त दोनों। ए और बी दोनों ऑप्शन अपने राइट होंगे, तो उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहे हैं, निम्न में से कौन सी एक गद्य शिक्षण का उद्देश्य है? गद्य शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को वर्ण का ज्ञान कराना। जी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वर्णों के ज्ञान से ही गद्य शिक्षण पढ़ाया जा सकता है। अगर वर्णों का ज्ञान होगा तो शब्दों का ज्ञान अवश्य होएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी अपना राइट आंसर होगा। अगर वर्ण और शब्दों का ज्ञान हो जाएगा तो वाक्य निर्माण का ज्ञान अपने आप हो जाता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, तो अपना फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि गद्य शिक्षण में शब्दों का, वर्णों का और वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थी द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। भाषा के ग्राह्य कौशल कौन से है? भाषा के जो ग्राह्य कौशल है जिनसे ग्रहण करते हैं, भाषा के ग्राह्य कौशल, तो सुनना और पढ़ना ग्राह्य कौशल है। कौशल 2 प्रकार के होते हैं, टोटल कौशल होते हैं 4, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रिटन। रीडिंग और राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग 4 कौशल होते हैं। इनमें से लिसनिंग और रीडिंग अपने ग्राह्य कौशल हो जाएंगे, और स्पीकिंग और राइटिंग अपने अभिव्यंजनात्मक कौशल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, समवाय एक प्रकार से है। समवाय एक विधि भी है, ये एक प्रकार से माना जाता है तो जो विचारों के समकालीन हो। जी बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि विचारों के समकालीन तो अपने कोई समवाय होता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन अपना आता है शिक्षा के संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान, ये अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षा का संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान, शिक्षा के साथ साथ अपन बच्चों को वातावरण का भी ज्ञान दे, और जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाना ही समवाय विधि का एक प्रकार होता है, या समवाय का एक प्रकार होता है। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, कौन सी विधि
कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्रकृति विधि मानी जाती है? कौन उदाहरण का एक प्रारंभिक व्यवहार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि, यानी अभी जो अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था वातावरणीय ज्ञान प्राकृतिक विधि में आता है, तो ये होता है अपना समवाय विधि में। समवाय विधि में प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर ही शिक्षण का जो प्राकृतिक विधि के द्वारा दिया जाता ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का आ रहा है, व्याख्यान विधि से छात्रों को किस प्रकार के ज्ञान का लाभ होता है? व्याख्यान विधि से जो छात्र होते हैं उसको किस प्रकार का लाभ होता है? तो विलोम शब्दों का व्याख्या करेंगे, विलोम शब्दों का ज्ञान होगा, पर्यायवाची शब्दों का भी होगा, एकार्थी अनेकार्थी। इसमें डी ऑप्शन में बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक व्याख्या करते समय विलोम शब्दों का, व्याख्या के अंदर विलोम शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का, अनेकार्थी और एकार्थी शब्दों का अगर प्रयोग करता है तो वह व्याख्या बहुत ही आकर्षक और एक सुदृढ़ बन जाती है। तो ये तीनों पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग जिसमें किया जाता है वह व्याख्या विधि में होता है, और व्याख्या विधि में इन तीनों का प्रयोग होने से व्याख्या विधि बहुत ही आकर्षक और सुदृढ़ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है, अनुकरण वाचन से तात्पर्य है? अनुकरण वाचन से तात्पर्य है, अनुकरण वाचन से तात्पर्य होता है शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन। जी बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि शिक्षक द्वारा जो वाचन किया जाता है वो तो आदर्श वाचन होता है। शिक्षक द्वारा जो वाचन किया जाता है वो आदर्श वाचन होता है। बालक शिक्षक का अनुकरण करते हुए वाचन करता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि बालक शिक्षक आदर्श वाचन करता है, उसके बाद बालक उसका अनुकरण करते हुए जो वाचन करता है उसके अनुकरण वाचन कहते हैं। यानी जैसा शिक्षक बोलता है उसका वैसे की वैसे दोहरान करना, वो अनुकरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना आ रहा है प्रधानाध्यापक। ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्रधानाध्यापक कभी अनुकरण वाचन नहीं करता। श्रोता की अनुपस्थिति में वाचन, ये भी नहीं होगा, तो अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बालक शिक्षक का अनुकरण वाचन शिक्षक का अनुकरण करते हुए वाचन करता है, वह होता है अनुकरण वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, शिक्षक द्वारा किसी विषय वस्तु के गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाता है, तो यह विधि है। शिक्षक जब किसी विषय वस्तु के गुण और दोषों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण कार्य करवाता है वह विधि कौन सी है? तो वह विधि समीक्षा विधि है। समीक्षा विधि में शिक्षक है वो किसी गुण, यानी गुण क्या है, इसमें अपने को लाभ क्या है और दोष क्या है, इससे अपने हानि क्या है, गुण दोषों को लाभ और हानि भी बोल सकते हैं। तो यह होता है समीक्षा विधि में। समीक्षा विधि में शिक्षक किसी भी विषय वस्तु के गुण और दोषों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहे हैं, लेखन कौशल में ध्यान रखने योग्य बात के संदर्भ में सत्य कथन है। लेखन कौशल यानी लिखते समय जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वर्तनी संबंधी त्रुटि न हो। जी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि वर्तनी संबंधी त्रुटि होगी तो अपना लेखन कौशल का विकास बहुत गलत होगा, या फिर लेखन कौशल विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि लेखन कौशल का विकास तभी होता है जब अपना लिखावट है, जो अपनी वर्तनी है, जो लिखने की जो वर्तनी है वह बिल्कुल शुद्ध हो। दूसरा है लिखावट सुंदर हो, स्पष्ट लिखा होना चाहिए। स्पष्ट लिखा होने से कोई भी अपनी लिखावट पढ़ सकता है। लिखते समय सिरोबंद आवश्यक है। सिरोबंद आवश्यक है क्योंकि जैसे अपन लिख रहे हैं कमल, सिरोबंद कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन सिरोबंद ये हिंदी शिक्षण में ये सिरोबंद आवश्यक होता है। तो इसमें राइट आंसर अपने हो जाएंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि वर्तनी संबंधित त्रुटि नहीं होगी तो लेखन कौशल अपना सही होगा। लिखावट सुंदर होगी तो लेखन कौशल होगा। लिखते संबंधित सिरोबंद आवश्यक हो, हिंदी में हिंदी भाषा शिक्षण में सिरोबंद आवश्यक होता है, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं, ध्वन्यात्मक विधि के जनक हैं। ध्वन्यात्मक विधि के, ध्वनियाँ यानी ध्वनि से जो अपन सीखते हैं, या ध्वनि के द्वारा जो विधि, जैसे अभी अपने कई बार ध्वनि से जैसे वर्णों की ध्वनि होती है, इसके मतलब जो वर्णों की जो ध्वनि के आधार पर जो सीखते हैं उस विधि के जनक कौन है?
ध्वन्यात्मक विधि के जनक हैं माइकल सैमर। माइकल सैमर ने ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का है हर्बर्ट की पंचपदी। हर्बर्ट की जो पंचपदी, हर्बर्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी पंचपदी में कौन सा पद नहीं है? तो हर्बर्ट की पंचपदी में इन्होंने प्रस्तावना, जी बिल्कुल राइट है, इन्होंने प्रस्तावना के बारे में बताया है। प्रस्तुतिकरण, जी बिल्कुल ये भी राइट है क्योंकि ये भी उन्होंने बताया है। सिद्धांत उन्होंने नहीं बताया, प्रयोग भी बताया। इनका फोर्थ है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण भी इन्होंने बताया है, सामान्यीकरण भी बताया है। और चौथा है तुलना, पांचवा है तुलना। इन्होंने जो हर्बर्ट की पंचपदी उन्होंने बताया प्रस्तावना है फर्स्ट, सेकंड प्रस्तुति है, तीसरा है सामान्यीकरण है, चौथा प्रयोग और पांचवा तुलना। इसमें इन्होंने सिद्धांत को नहीं बताया, तो इस क्वेश्चन में अपना राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन में अपना राइट आंसर होगा कौन सा पद नहीं है? नहीं है पूछ रहा है तो यहाँ पे सिद्धांत नहीं होगा क्योंकि प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, प्रयोग भी है, सामान्यीकरण भी है और तुलना भी है। तो यहाँ पे सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं बताया इन्होंने। तो हर्बर्ट की पंचपदी में जो पद नहीं है वह है सिद्धांत। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन आ रहा है अपना श्रीमती मौर्य मॉन्टेसरी। जो श्रीमती मौर्य मॉन्टेसरी है के अनुसार भाषा के कौशलों का सही क्रम है। जो अपने नॉर्मल अपने जो भाषा कौशल है वो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग 4 हैं। लेकिन जो मौर्य मॉन्टेसरी ने जो बताए हैं, मौर्य मॉन्टेसरी ने जो बताए हैं, मौर्य मॉन्टेसरी ने जो कौशल बताए हैं वो है, उन्होंने फोर्थ कौशल को इन्होंने थर्ड पे, फोर्थ को इन्होंने थर्ड पे और थर्ड को इसने फोर्थ बताया है। जैसे अपने LSRW है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो लिसनिंग स्पीकिंग तो इन्होंने रहने दिया है, लेकिन राइटिंग को पहले और रीडिंग को बाद में, यानी इनका हो जाएगा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो इसमें अपने सुनना, बोलना ये दो देखते हैं, सुनना बोलना ये आ रहा है। इसमें लिखना पढ़ना भी देखते हैं, लिखना और पढ़ना। तो बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि श्रीमती मौर्य मॉन्टेसरी ने लिखने को पहले मान्यता दी और बोलने को, पढ़ने को बाद में। और सामान्य तौर पर जो शिक्षण, भाषा शिक्षण के कौशल होते हैं उसमें पहले पढ़ना आता है फिर लिखना आता है, पहले पढ़ना आता है फिर लिखना आता है। तो इस क्वेश्चन में अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा ग्रहण करने में उपयोगी कौन सी विधि का प्रचलन सर्वाधिक है? दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में आपको एक बार बता देते हो, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली किसे कहते हैं कि जो प्रौढ़ हैं, जो विकलांग हैं, जो जा नहीं सकते कोचिंग सेंटर या जहाँ पे पढ़ाई होती है वहाँ जा नहीं सकते, तो उनके लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का अपनाया गया है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में बताया जाता है कि जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको घर बैठे पढ़ने की सामग्री, पुस्तकें, जो भी पढ़ने की सामग्री है, पेपर हैं, उनको घर पे उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। और जो भी बच्चे की जो कमियां होती हैं या फिर जो समस्याएं होती है बच्चे की, वो बच्चा अपने जो ये इंटरनेट के माध्यम से या फिर संचार साधनों के माध्यम से अपने शिक्षक से संपर्क करके उसका सॉल्व करता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में बच्चों को कहीं जाने की वो नहीं होती ज़रूरत, तो इसमें समय का बचाव होता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अब ये है, दूरस्थ शिक्षा से ग्रहण करने में उपयोगी कौन सी विधि का प्रचलन सर्वाधिक है? तो इसमें सर्वाधिक प्रचलन अभिक्रमित अनुदेशन विधि का होता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो प्रचलन है वो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, दल शिक्षण यानी समूह शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, दल शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था अमेरिका में। अमेरिका में सर्वप्रथम दल शिक्षण का प्रयोग किया था। अब दल शिक्षण में आपको बता देती हूँ क्या होता है। दल शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह होता है जो कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता है। दल शिक्षण कभी भी
शिक्षण कार्य करवा रहा है तो इसमें बालकों का दल नहीं होगा, इसमें बालकों का दल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा शिक्षण एक शिक्षक करवाता है, एक शिक्षक हमेशा शिक्षण कार्य करवाता है। तो शिक्षण दल होगा तो शिक्षक होगा, और शिक्षक कक्षा में दल के रूप में आकर जो बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते हैं उसको दल शिक्षण कहते हैं, और यह सबसे पहले हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्न में से भाषा कौशलों का सही क्रम है। भाषा कौशल अपन ने ऊपर बता दिया था, LSRW, लाली शर्मा राजस्थान वाली, ऐसे याद करो इसको, लाली शर्मा राजस्थान वाली। L से लिसनिंग यानी सुनना, S से स्पीकिंग यानी बोलना, R से रीडिंग यानी पढ़ना, W से राइटिंग यानी लिखना। तो इसमें लिसनिंग सुनना, तो सुनना इधर पहले देखो सुनना किस में आ रहा है, ये रहा, ये ऑप्शन में सुनना है। स्पीकिंग बोलना, उच्चारण करना, तो ये दूसरा ये रहा उच्चारण करना। तीसरा है पढ़ना पठन, और राइटिंग लेखन, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि में अन्य भाषा शिक्षण से तुलनात्मक अध्ययन पर बल देती है। तुलनात्मक अध्ययन पर बल देने का मतलब है तुलना करके पढ़ाना। तुलना करके पढ़ाने का अर्थ होता है कि जैसे एक शिक्षक तुलना कर रहा है हिंदी शिक्षण में संस्कृत शिक्षण में। जैसे संस्कृत शिक्षण में वचन 3 होते हैं और हिंदी शिक्षण में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत शिक्षण में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये शिक्षण होते हैं। इसी प्रकार तुलना की जाती है कि संस्कृत शिक्षण में जो लिंग होते हैं वो 3 होते हैं, जिनमें होता है एक स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है नपुंसकलिंग। ये संस्कृत शिक्षण में होते हैं। लेकिन तुलना की जा रही है अब हिंदी से। हिंदी में सिर्फ लिंग 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग नहीं होता है। तो इसका जो शिक्षण विधि तुलनात्मक रूप से अध्ययन पर बल देती है वो होती है व्यतिरेकी विधि होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। कौन सी विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। भंडारकर विधि किस विधि को कहा जाता है। भंडारकर विधि किस विधि को कहा जाता है। तो भंडारकर विधि का अर्थ होता है, भंडारकर विधि को कहा जाता है तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है, क्योंकि भंडारकर एक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। इन्होंने भारत में सबसे पहले व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग किया था और उनके रामकृष्ण भंडारकर के नाम पे इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, ध्वन्यात्मक विधि का जनक। ध्वन्यात्मक विधि के जो जनक हैं वो है माइकल सैमर। माइकल सैमर को ध्वन्यात्मक विधि के जनक माना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, पाठ्य पुस्तक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि यानी पाठ्य पुस्तक कक्ष में जब शिक्षक अध्ययन कार्य करवाता है तो पाठ्य पुस्तक एक बहुत पुरानी विधि है। इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो शिक्षक बच्चों को बिठाकर उठाकर बारंबार या फिर लगातार तू पढ़ पूरी कक्षा में सभी बच्चों से एक बार बोल के पढ़वाता है। तो तू पढ़ यानी एक बार एक बच्चे से, फिर दूसरी बार दूसरे बच्चे से, फिर नेक्स्ट अगले बच्चे से तू पढ़। तो इसको पाठ्य पुस्तक विधि को तू पढ़ विधि भी कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तू पढ़ विधि किस विधि को कहा जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कभी कोई टीचर इसे एक्सप्लेन नहीं करता कि तू पढ़ विधि होती कौन सी है। तो पाठ्य पुस्तक विधि को तू पढ़ विधि कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, प्राथमिक आधार कौशल हैं। प्राथमिक आधार कौशल कौन से हैं। प्राथमिक आधार कौशल यानी प्रथम में अपने आधार है वो कौशल कौन से हैं। तो सुनना और पढ़ना प्राथमिक आधार कौशल है, क्योंकि हम प्रथम में सुनते हैं, पहले अपन सुनना सीखते हैं और फिर पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि इन्हें 2 भागों बांटा गया है कौशलों को।
अभिव्यक्ति कौशल और ग्राह्य कौशल, या फिर ग्राह्य कौशल और अभिव्यंजना को अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। ग्राह्य कौशल होते हैं सुनना और पढ़ना, क्योंकि अपन जिस चीज़ को सुनकर या पढ़कर इनसे अपन ज्ञान ग्रहण करते हैं, जिससे ग्रहण करते हैं वो ग्राह्य कौशल हो गए या प्राथमिक आधार कौशल हो गए। और द्वितीयक आधार कौशल होते हैं अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्ति कौशल, जिनमें होता है बोलना और लिखना। ये दो जिसमें होते हैं वो होते हैं द्वितीयक आधार कौशल या फिर अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्ति कौशल होते हैं। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन आ रहा है अपना, शिक्षण के दौरान जब बालक का वह यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि सीखना केवल नौकरी की दिशा में अग्रसर नहीं है, तो वह किस उपागम का अनुसरण करता है। जब बच्चे को यह सिखाया जाता है शिक्षण के दौरान कि सीखना केवल नौकरी की दिशा में भागना नहीं है या फिर नौकरी की दिशा में बढ़ना नहीं है, वह किस उपागम का अनुसरण करता है, वह समवाय उपागम का अनुसरण करता है। क्योंकि बच्चे को सिर्फ नौकरी की दिशा में अग्रसर होने के बजाय हम उसको वातावरणीय ज्ञान, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, एक औपचारिक या अनौपचारिक सभी प्रकार का ज्ञान देते हैं, वो एक शिक्षण के दौरान किया जाता है, तो यह समवाय उपागम के अंतर्गत आएगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि रिट एग्ज़ाम इतने आसान एग्ज़ाम नहीं है जितना आप सोच रहे हो। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो अपनी समझ से बहुत आउट होते हैं, तो आप नए क्वेश्चंस, नए प्रकार के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आप उन्हें देखने के लिए, समझने के लिए, या जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसके द्वारा दिया जाता है। शाखीय जो अभिकर्मित अनुदेशन है, जो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया गया था सबसे पहले स्किनर द्वारा 1954 में। B.F. स्किनर, इनका पूरा नाम है B.F. स्किनर द्वारा 1954 में इन्होंने इनके सिद्धांत में रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन दिया था। लेकिन इनकी कमियों को दूर करने के लिए नॉर्मन क्राउडर 1960 में इन्होंने शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन दिया था। 1960 में शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन नॉर्मन क्राउडर ने दिया था। लेकिन रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन पूछा जाए वह किसने दिया था, तो वह दिया था B.F. स्किनर 1954 में, और उसकी कमियों को दूर करने के लिए नॉर्मन क्राउडर ने शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन दिया था। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। ये आपके लिए रिट एग्ज़ाम हो, CTET हो, RTET हो, UPTET हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, और साथ में अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो नोट्स बना लें, अपने नोटबुक में ये क्वेश्चंस लिख लें, क्योंकि रिट एग्ज़ाम्स के लिए ये 99% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वाचन से क्या अभिप्राय है। वाचन से अभिप्राय, पढ़ने से अभिप्राय है। तो हिंदी शिक्षण में पढ़ने से अभिप्राय होता है, या शिक्षण में हिंदी शिक्षण जरूरी नहीं होता, शिक्षण में पढ़ने से भी अभिप्राय होता है। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही वाचन का मुख्य अभिप्राय या मुख्य कार्य है। किसी भी पाठ को पढ़ना ये तो उच्चारण हो गया नॉर्मल से, तेजी से पढ़ना ये द्रुत वाचन हो गया, मंद गति से पढ़ना ये नहीं आएगा। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही वाचन होता है। तो इसका नेक्स्ट राइट आंसर होगा वाचन का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, दल शिक्षण है। दल शिक्षण क्या है। दल शिक्षण होता है रुचि व विशेषताओं, संसाधनों का संपूर्ण उपयोग करते हुए शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। नेक्स्ट है शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का उपाय। आगे और देखते हैं, स्कूल में शिक्षकों के समूह मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, नहीं। बालकों की योग्यता के अनुसार पर, नहीं, क्योंकि दल शिक्षण बालकों के लिए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। समूह के मध्य प्रतिस्पर्धा ये भी नहीं होगा। शिक्षकों की अनुपलब्धता ये भी नहीं होगा। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुचि एवं विशेषताओं।
रुचि एवं विशेषताओं संसाधनों का संपूर्ण उपयोग करते हुए शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण, क्योंकि शिक्षकों का ये समूह है, कोई दल शिक्षण, क्योंकि जो शिक्षण कार्य करवाते हैं वो केवल शिक्षक ही करवाते हैं, बालक नहीं करवाते, प्रतिस्पर्धा नहीं करवाती। तो दल शिक्षण का जो दल शिक्षण होता है वो विशेषताओं संसाधनों का जो संपूर्ण उपयोग करते हुए जो शिक्षक के समूह के द्वारा जो शिक्षण करवाया जाता है वो दल शिक्षण होता है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था आज का। और स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये रिट, सीटेट, यूपी टेट, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है जिसमें टीचिंग्स मेथड्स आते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ऐसे और क्वेश्चंस का अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे जो ये मैराथन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। सो स्टूडेंट्स मैं वापस आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको और कहीं से नहीं मिलेंगे, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप इनको एक नोटबुक में लिख लें, रिट, यूपी टेट, ऑल एग्जामिनेशन जो टीचिंग से संबंधित जो ऑल एग्जामिनेशंस हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको एक बार नोटबुक में उतार लें जो भी है, तो आप जैसे आपको सुलभ लगे, जैसे आपको पढ़ना हो वैसे करें। लेकिन ऐसे नए वीडियोस के लिए आप मेरे मैराथन क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।